Hello, my name is Anjali Kumari. I am from IIT Kanpur. So let's get started. हम पढ़ाएंगे about scalar and vector. हमने फर्स्ट क्लास में स्केलर एंड वेक्टर की डेफिनेशन पढ़ी थी. आज हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या होता है स्केलर क्वांटिटी, क्या होती है वेक्टर क्वांटिटी एंड और भी रिलेटेड टॉपिक्स. सो आज के जो टॉपिक्स होंगे वो ये हैं कि हम पहले पढ़ेंगे डेफिनेशन व्हाट इज स्केलर एंड वेक्टर. देन हमारा मेन फोकस वेक्टर्स पे रहेगा. फिर हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर एक मेथड से, फिर रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर क्या होता है, देन वेक्टर एडिशन, देन स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट. स्केलर प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं एंड वेक्टर प्रोडक्ट को क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं. तो इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे एंड रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. सो पहले टॉपिक पे आ जाते हैं स्केलर एंड वेक्टर्स एंड स्टार्ट करते हैं स्केलर क्वांटिटीज से. स्केलर क्वांटिटीज. सो स्केलर क्वांटिटीज की डेफिनेशन क्या है? स्केलर क्वांटिटीज आर फिजिकल क्वांटिटीज दैट ओनली हैव मैग्नीट्यूड. ओके, उनके पास क्या होता है? सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है. फॉर एग्जाम्पल 5 kg. ओके, 5 kg. तो 5 यहां पर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है. एंड दोज क्वांटिटी जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है उनको क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी. तो वेट या मास स्केलर क्वांटिटी होगी. आई होप डेफिनेशन क्लियर होगी. स्केलर क्वांटिटीज के एग्जाम्पल होते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं बट हमने थोड़े से ही लिए हैं. जैसे कि मास, टेम्परेचर. टेम्परेचर हम खाली ये लिखते हैं कि 25 डिग्री सेल्सियस हो रहा है रूम टेम्परेचर. ओके, हम कोई डायरेक्शन डिफाइन नहीं करते कि ईस्ट डायरेक्शन में 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो रखा है. ऐसा कुछ कभी डिफाइन नहीं किया जाता है, खाली मैग्नीट्यूड से डिफाइन किया जाता है. तो सो टेम्परेचर is a scalar quantity. Time, distance, speed, energy, volume, etc. These are the example of scalar quantities. Scalar quantities can be added, subtracted, multiplied, divided using arithmetic operation. इस लाइन का मतलब क्या है कि अगर आपको किसी दो स्केलर क्वांटिटी आपके पास है और आपको उसको ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करना है तो जैसे नॉर्मल एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करते हैं वैसे ही करना है. जैसे कि आपके पास एक बैग है जिसमें 1 kg ऑफ मैंगोज है एंड 1 kg ऑफ एप्पल है फॉर एग्जाम्पल. तो इस बैग में कितने फ्रूट का वेट कितना हुआ? तो आप सिंपली ऐड कर दोगे 1 kg प्लस 1 kg 2 kg. ओके, तो सिंपली ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड हो सकते हैं स्केलर क्वांटिटी. हर स्केलर क्वांटिटी के साथ एक यूनिट हमेशा एसोसिएटेड होती है. जैसे कि 5 kg, तो 5 मैग्नीट्यूड हुआ, kg यूनिट हुई. तो हर स्केलर क्वांटिटीज के साथ एक यूनिट हमेशा रहती है, ठीक है, अकम्पनीड होती है. सो दिस इज ऑल अबाउट स्केलर क्वांटिटी. नाउ वेक्टर क्वांटिटीज. अब वेक्टर क्वांटिटीज क्या होते हैं? वेक्टर क्वांटिटीज आर फिजिकल क्वांटिटीज दैट हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. ओके, मैग्नीट्यूड भी है एंड डायरेक्शन भी है. स्केलर क्वांटिटी में क्या था? बस मैग्नीट्यूड था. वेक्टर क्वांटिटी में क्या है? मैग्नीट्यूड भी है एंड डायरेक्शन भी है. ओके, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय एरो. हमेशा कोई भी वेक्टर क्वांटिटी होता है वो एक एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है, जहां पर एरो की लेंथ क्या रिप्रेजेंट कर रही होती है? मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर रही होती है. जैसे कि 5 kilometers north east direction. So 5 किलोमीटर इस की एरो की लेंथ होगी 5 और ये एरो का जो हेड होगा वो क्या कर रहा होगा? रिप्रेजेंट कर रहा होगा डायरेक्शन को. लेंथ मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है एंड एरो का हेड डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है. एंड वेक्टर क्वांटिटीज के एग्जाम्पल होते हैं जैसे फोर्स, वेलोसिटी को हम डिस्कस कर चुके हैं, डिस्प्लेसमेंट को भी हम डिस्कस कर चुके हैं एंड एक्सेलरेशन को भी
हम जानते हैं कि ये तीनों वेक्टर क्वांटिटी होती है। फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, सो फोर्स भी कैसी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होती है। ऐसे ही फिजिक्स में और भी बहुत सारी क्वांटिटीज आएंगी जो कि वेक्टर क्वांटिटी होती है। यहाँ पर मैंने बता रखा है कि किसी भी वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय डायरेक्ट लाइन सेगमेंट और एन एरो। अभी बात किया मैंने कि वेक्टर को एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर कोई क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो उसको लिखते टाइम भी उसके ऊपर एक एरो का निशान बना दिया जाता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। बट अगर किसी वेक्टर क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करना हो तो उसको लाइंस के बीच में लिख देते हैं। तो ये अब बस मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा हो और ये वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, अगर आपको कोई दो पॉइंट्स P एंड Q दे रखे हैं तो PQ जो होगा वो एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, जहां पर P टेल को रिप्रेजेंट कर रहा होगा एंड Q हेड को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। मैं यहाँ पर क्या कह रही हूँ, अगर आपके पास कोई लाइन है, यहाँ पर पॉइंट P है, यहाँ पर पॉइंट Q है, ओके, तो PQ वेक्टर हो जाएगा। तो यहाँ पर Q किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हेड को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड P टेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, तो अगर आपके पास पॉइंट दिए हुए हैं तो वेक्टर को ऐसे लिखा जाएगा PQ। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ओरिजिन O है, यहाँ पर पॉइंट P है, यहाँ पर पॉइंट Q है, एंड आपको इस वेक्टर की लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो ये वेक्टर की लेंथ किसके इक्वल होगी, हमें PQ वेक्टर की लेंथ फाइंड करनी है। ये हमें x फाइंड करना है कि x कितना है, तो वो किसके इक्वल होगा। अगर यहाँ पर हमारा ओरिजिन है तो मैं स्ट्रेट लाइन में बात कर रही हूँ, कोई बता सकता है किसके इक्वल होगा। सो PQ इक्वल होगा OQ लंबी वाली लेंथ माइनस OP। तो हम इसको लिखेंगे OQ में से माइनस कर दिया हमने OP। ओके, तो ये लेंथ को रिप्रेजेंट करता है किसी भी वेक्टर में। ओके, तो लास्ट वाला टर्म पहले आ जाता है एंड फर्स्ट वाला टर्म बाद में आ जाता है। इसको ऐसे आप मेमोराइज कर सकते हैं। अब उसी चीज से रिलेटेड मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन डाला है एंड क्वेश्चन है फाइंड द वेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट P के हमें कोऑर्डिनेट्स दे दिए हैं। यहाँ पर ये x को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ये y को, एंड थर्ड वन z को, x y z ये कोऑर्डिनेट दे दिए हैं, एंड Q के भी हमें कोऑर्डिनेट्स दे दिए हैं। डायरेक्टेड फ्रॉम P टू Q वेक्टर फाइंड करना है हमें P दे दिया है 230 एंड Q दे दिया हमें -1 -2 -4 एंड हमें PQ वेक्टर फाइंड करना है, तो वो किसके इक्वल होगा। अभी जैसे मैंने एग्जाम्पल दे के समझाया कि अगर ओरिजिन यहाँ पर है, P पॉइंट जो कि टेल है हमारा वो यहाँ है, Q पॉइंट जो हमारा हेड है वो यहाँ पर है, एंड हमें अगर ये PQ की लेंथ x फाइंड करनी है तो PQ इक्वल हो जाएगा OQ माइनस OP। तो यहाँ पर भी PQ किसके इक्वल हो जाएगा, OQ माइनस OP। अब P में x y z तीनों कोऑर्डिनेट्स हैं, Q में भी x y z तीनों कोऑर्डिनेट्स हैं, तो PQ किसके इक्वल हो जाएगा, कोऑर्डिनेट के डिफरेंस के लिए। OQ हमें क्या दे रखा है, -1 -2 -4, और हमें इसको सब्ट्रैक्ट करना है 2 3 0 से। तो x वाला कोऑर्डिनेट x के साथ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, y वाला कोऑर्डिनेट y के साथ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, एंड z वाला कोऑर्डिनेट z के साथ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो PQ के हमें कोऑर्डिनेट्स मिल गए कि इसकी लेंथ क्या होगी, -3 x डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में उसकी लेंथ क्या होगी, -5, एंड z डायरेक्शन में उसकी लेंथ क्या होगी
-4। तो हमें तीनों डायरेक्शन में पी क्यू की लेंथ पता चल गई है। सो ऐसे हम यूज करते हैं जब हमें पॉइंट्स गिवन होते हैं। ये क्वेश्चंस में यूज आएगा, आगे हम इसको देखेंगे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जो कि है टाइप्स ऑफ वेक्टर। ओके, वेक्टर्स बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, बट हमने 3 टाइप के वेक्टर्स लिए बिकॉज ये सबसे ज्यादा यूज में आने वाले हैं। एक होता है जीरो वेक्टर, एक है यूनिट वेक्टर एंड थर्ड इज इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं। इन तीनों को हम स्टडी करेंगे अब आगे। तो स्टार्ट करते हैं विथ जीरो वेक्टर। अब जीरो वेक्टर क्या होता है? तो जीरो वेक्टर की डेफिनेशन है, जीरो वेक्टर को नल वेक्टर भी कहा जाता है, इज अ वेक्टर दैट हैज जीरो मैग्नीट्यूड। कोई भी वी वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो है, बस मैग्नीट्यूड जीरो है। ओके, डायरेक्शन के बारे में कुछ नहीं कह रखा है, मैग्नीट्यूड जीरो है, तो ऐसे वेक्टर को बोला जाएगा जीरो वेक्टर। एंड अगर इसको वेक्टर की तरह रिप्रेजेंट करना होता, बस मैग्नीट्यूड की हम बात नहीं कर रहे हैं, तो जीरो के ऊपर भी क्या आ जाता? वेक्टर साइन आ जाता, बिकॉज इसके पास डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड बस जीरो है इसका। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ जीरो वेक्टर। अब आगे चलते हैं यूनिट वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है और इनको समझना बहुत जरूरी है। सो यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं? नाम से ही समझ में आ गया होगा, यूनिट। जैसे जीरो वेक्टर में मैग्नीट्यूड जीरो था, ऐसे यूनिट वेक्टर में मैग्नीट्यूड कितना होगा? यूनिट वेक्टर में मैग्नीट्यूड होगा 1। सो कोई भी वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड ओके अगर 1 के इक्वल है, तो ऐसे वेक्टर को यूनिट वेक्टर्स कहा जाएगा। एंड जितने भी यूनिट वेक्टर्स होते हैं, उनमें से कुछ स्पेशल यूनिट वेक्टर्स क्या करते हैं? पर्टिकुलरली किसी एक डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि एक्स डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने वाला यूनिट वेक्टर को हम लिखते हैं आई कैप। सिमिलरली वाई डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने वाले यूनिट वेक्टर को हम लिखते हैं जे कैप एंड जेड डायरेक्शन के कैप। ओके, इस डायग्राम से आपको समझ में आ रहा होगा कि एक्स डायरेक्शन को जो यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा होगा, उसको हम लिखेंगे आई कैप। ये जो आई के ऊपर हेड बना दिया है, इसको कैप बोलते हैं, आई कैप। वाई डायरेक्शन में जे कैप एंड जेड डायरेक्शन में के कैप। सो आई कैप का जो मैग्नीट्यूड होगा वो 1 होगा। सिमिलरली जे कैप का भी जो मैग्नीट्यूड होगा वो 1 होगा एंड के कैप का भी जो मैग्नीट्यूड होगा वो 1 होगा। बट आई जे के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आई रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स डायरेक्शन को, जे वाई डायरेक्शन को एंड के जेड डायरेक्शन को। अगर किसी वेक्टर को आपको यूनिट वेक्टर बनाना है, ओके, यूनिट वेक्टर अगर आपको बनाना है, तो उस वेक्टर को उसके ही मैग्नीट्यूड से हमें डिवाइड कर देना होगा। सो ये यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला है, वो वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका ही मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर बन जाता है। हमें आई जे के कैप क्लियर हो चुके हैं, अब हम इसका यूज करा करेंगे आगे के प्रॉब्लम में। ओके, एंड ये यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला है। अब यूनिट वेक्टर की बात चलते हैं कि कब दो वेक्टर इक्वल हो सकते हैं। सो दिस टॉपिक इज इक्वालिटी ऑफ वेक्टर। तो यहां पर डायग्राम देखो, ओपी क्यू एस की जो लेंथ है, या फिर ये वेक्टर ए से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ये वेक्टर बी से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, और ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल है। पैरेलल का मतलब क्या? सेम डायरेक्शन में है। एंड अब ये सिनेरियो 1 था। सिनेरियो 2 को देखो, हमारे पास दो वेक्टर है ए डैश एंड बी डैश। ओके, ये वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहे हैं एंड ये दोनों पैरेलल नहीं है। ओके, नॉन पैरेलल वेक्टर है, मतलब डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। सो दो वेक्टर तभी इक्वल कहला सकते हैं
जब उनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो एंड डायरेक्शन भी सेम हो। यहाँ पर देखो वही लाइन लिखी है मैंने, टू वेक्टर्स A and B are said to be equal if and only if they have same magnitude and the same direction। मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए एंड डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। तो अगर हमें गिवन है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B सेम है एंड बिकॉज ये दोनों वेक्टर पैरेलल है, मतलब सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, सो वेक्टर A इक्वल है वेक्टर B के। मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन सेम, तो वेक्टर क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। वहीं अगर केस 2 में बात किया जाए, सपोज अगर मैग्नीट्यूड इक्वल है A डैश एंड B डैश का, बट नॉट इन सेम डायरेक्शन, डायरेक्शन सेम नहीं है, नॉट इन सेम डायरेक्शन, तो ये दोनों वेक्टर्स इक्वल नहीं है, मतलब A डैश नॉट इक्वल है B डैश के। तो दो वेक्टर तभी इक्वल हो सकते हैं जब मैग्नीट्यूड भी सेम हो एंड डायरेक्शन भी सेम हो। ओके, सो ये इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स के बारे में था। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं कि किसी दो वेक्टर को ऐड कैसे कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं, कैसे किया जा सकता है। तो दो वेक्टर को ऐड करने का तरीका ये है कि पहले क्या करना होता है, हमारे पास मान लो दो वेक्टर्स गिवन है, A वेक्टर गिवन है एंड B वेक्टर गिवन है। ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे, कोई एक इनिशियल वेक्टर को ड्रॉ करेंगे। मान लो मैंने A वेक्टर को ड्रॉ किया, ये हमारा A वेक्टर है, ये उसकी टेल है एंड ये उसका हेड है। तो दूसरा वेक्टर जो होगा उसको यहाँ इसके हेड से लेके चलना होगा। ओके, हमेशा टेल हेड के साथ अटैच होती है, तो दूसरा वेक्टर का क्या रूल हो जाएगा, वो हमेशा पहले वेक्टर के हेड से अटैच होगा उसका टेल, एंड देन वो जिस डायरेक्शन में भी है उस डायरेक्शन में लेके जाएंगे। तो इन दोनों का सम A वेक्टर B वेक्टर इस R वेक्टर के इक्वल होगा, जिसका टेल A के साथ अटैच्ड है एंड B के हेड के साथ अटैच्ड है R। R किसके इक्वल हो जाएगा, A प्लस B के, एंड R भी एक वेक्टर होगा। ओके, फिर से समझो, पहले हम एक इनिशियल वेक्टर ड्रॉ करेंगे जिसके जैसे मैंने A वेक्टर ड्रॉ किया था। देन सेकंड स्टेप क्या होगा, जो दूसरा वेक्टर होगा वो हमेशा पहले वेक्टर के हेड से अटैच होगा उसका टेल। ओके, B वेक्टर का जो टेल था वो A वेक्टर के हेड के साथ हमने अटैच किया, B वेक्टर को ड्रॉ किया, तो इन दोनों का एड सम या फिर रिजल्टेंट वेक्टर A के टेल के साथ अटैच होगा एंड B के हेड के साथ अटैच होगा। ये जो R वेक्टर आएगा ये रिजल्टेंट वेक्टर होगा। वेक्टर क्वांटिटीज वैसे ऐड नहीं होती है जैसे स्केलर क्वांटिटीज ऐड होती है, ये उनकी एडिशन का तरीका होता है एंड इस मेथड को बोलते हैं ट्रायंगल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर्स को जब ऐड करना है तो आपको ये मेथड यूज करना होता है। ओके, ये R हमारा रिजल्टेंट वेक्टर कहलाता है। R वेक्टर को क्या बोलेंगे हम, रिजल्टेंट वेक्टर। तो ये वेक्टर्स को ऐड करने का तरीका होता है। अब वेक्टर को अगर मान लो ये तो हमने ऐड करना सीख लिया, सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, तो मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि डायरेक्शन चेंज करने से साइन चेंज हो जाते हैं वेक्टर्स के। मान लो अगर कोई वेक्टर इस साइड है एंड हमने उसको पॉजिटिव ले लिया है, तो उस वेक्टर का जैसे ही हम डायरेक्शन चेंज करेंगे, मतलब हेड बिकॉज डायरेक्शन की ओर पॉइंट होता है कि किस ओर जा रहा है, डायरेक्शन चेंज करेंगे तो साइन भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो मान लो इन दोनों वेक्टर को मुझे सब्ट्रैक्ट करना है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, किसी एक वेक्टर का साइन चेंज कर लूंगी। मान लो B वेक्टर का साइन चेंज करना है, तो मैं अगेन इनिशियल वेक्टर A ड्रॉ करूंगी, B वेक्टर को अपोजिट डायरेक्शन में ड्रॉ करूंगी, और तो ये B वेक्टर नहीं बनेगा, ये माइनस B वेक्टर हो जाएगा। एंड अगेन इस टेल से इसके हेड को
अटैच किया जाएगा तो जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो a प्लस माइनस बी हो जाएगा, माइनस बी वेक्टर। तो रिजल्टेंट वेक्टर हमारा क्या हो गया, a माइनस बी वेक्टर। तो ये हुआ सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। फिजिक्स में कोई भी चीज जनरली सब्ट्रैक्ट नहीं होती, वो हमेशा ऐड होती है दूसरी डायरेक्शन में। ओके, यहाँ पर डायरेक्शन इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज हम वेक्टर क्वांटिटीज में वर्क कर रहे हैं। तो ये हुआ केस एडिशन ऑफ वेक्टर का, ये हुआ केस सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का। डायरेक्शन चेंज करते ही वेक्टर का साइन चेंज हो जाता है। और साइन को कैसे लिया जाता है लास्ट क्लास में फ्रेम ऑफ रेफरेंस टॉपिक पे मैंने एक्सप्लेन किया था अच्छी तरीके से। ओके, तो आगे चलते हैं। अब वेक्टर की प्रॉपर्टीज क्या होती है, एंड हम किस में बात करेंगे, एडिशन में बात करेंगे। तो हमने 3 वेक्टर ले लिए हैं, ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, एंड एडिशन में उनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज को देखेंगे। पहली प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अगर एक वेक्टर ए है एंड दूसरा वेक्टर बी है तो ए प्लस बी प्लस ए के इक्वल होगा। ओके, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इसमें 3 वेक्टर हम यूज करेंगे। ए प्लस बी वेक्टर का सम में अगर हम सी वेक्टर करें तो वो इक्वल होगा ए बी प्लस सी का सम प्लस ए के। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। अगर फर्स्ट प्रॉपर्टी को डायग्रामेटिकली ग्राफिकली समझना है तो ये हमारा ए वेक्टर है, ये हमारा बी वेक्टर है, ये हमारा रिजल्टेंट ए प्लस बी वेक्टर है। ओके, अब मैं क्या करूं, मैं पहले बी वेक्टर को ड्रॉ कर दूं। इस डायग्राम को अगर मैं थोड़ा सा टिल्ट करूं, इसको मैं रोटेट करूं तो बी वेक्टर कुछ ऐसा आ रहा होगा, ए वेक्टर कुछ ऐसा आ रहा होगा, एंड ये हमारा ए प्लस बी वेक्टर है। ओके, अगर मैं पहले बी वेक्टर ड्रॉ करूं एंड मैं अगर ए वेक्टर ड्रॉ करूं तो ये हमारा रिजल्टेंट ए प्लस बी वेक्टर हो जाएगा। एंड आप देख रहे होगे कि एक पैरेललोग्राम फॉर्म हो रहा है। ये दोनों ट्राइंगल को अगर मैं अटैच कर दूं तो एक पैरेललोग्राम फॉर्म हो रहा होगा। मतलब ये हमारा बी वेक्टर है, अगर ये हमारा ए वेक्टर है, ये भी हमारा ए वेक्टर होगा पैरेललोग्राम से, एंड ये हमारा बी वेक्टर होगा। ए प्लस बी वेक्टर का रिजल्टेंट ये होगा ए प्लस बी वेक्टर। एंड अगर ध्यान से देखा जाए तो अगर बी को बेस बनाया जाए, ए को ऐसे लिया जाए तो यही हमारा क्या होगा, ए प्लस बी वेक्टर हो रहा होगा। सो एक पैरेललोग्राम फॉर्म हो जा रहा है तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है, ऐसे ही एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। एंड हम जानते हैं कि अगर ए एक वेक्टर क्वांटिटी है, बी दूसरी वेक्टर क्वांटिटी है, तो उनका एडिशन जो तीसरी क्वांटिटी आती है रिजल्टेंट वेक्टर, वो भी एक वेक्टर होता है। तो ये थर्ड हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी हुई। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या कहती है कि एक वेक्टर हमारे पास ए है, मैं उसको किस नंबर से ऐड करूं कि हमें वही वेक्टर मिल जाए। हमारे पास एक वेक्टर है ए, मैं उसको किस नंबर से ऐड करूं कि हमें वही सेम वेक्टर मिल जाए, तो वो होगा 0 वेक्टर। तो 0 हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है। सो ये आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इनवर्स प्रॉपर्टी। हमारे पास एक वेक्टर है ए, उसको मैं किस वेक्टर से ऐड करूं कि हमें आइडेंटिटी मिल जाए। तो करेक्ट आंसर होगा वही वेक्टर, बस अपोजिट डायरेक्शन में। तो अगर ए वेक्टर को मैं माइनस ए वेक्टर के साथ ऐड करूंगी तो हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाएगा। तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा एडिशन में वेक्टर में। एंड नेक्स्ट होता है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। अगर हमारे पास के कोई कांस्टेंट है, वो मल्टीप्लाई में है ए प्लस बी वेक्टर के साथ, तो ये के क्या होगा, दोनों वेक्टर के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मतलब हमें मिलेगा के ए वेक्टर प्लस के बी वेक्टर। इसका मतलब ये कि अगर ये ए वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड ये है,
सो के ए वेक्टर ऐसा हो जाएगा, मतलब डायरेक्शन सेम रहेगी, बस मैग्नीट्यूड क्या होगा, बढ़ जाएगा। सेम डायरेक्शन बट क्या हुआ, मैग्नीट्यूड के टाइम्स इंक्रीज हो गया। बिकॉज मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड के ए वेक्टर होगा। के टाइम्स। तो ये 6 वेक्टर की प्रॉपर्टी होती है, क्लोजर, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ये सब प्रॉपर्टी वेक्टर्स फॉलो करते हैं एडिशन में। ओके अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जा रहा है, दैट इज रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। ओके सो ये हमारा एक्स एंड वाई एक्सिस है। अभी तक पिछली क्लास तक हम 1 डायमेंशन पे वर्क कर रहे थे, बट अब हम 1 डायमेंशन से आगे बढ़ के 2 डायमेंशन में आ चुके हैं। तो अब ये हमारा ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एंड यहाँ पर क्या हो रहा है, वेक्टर ए है, ये ब्लू लाइन से रिप्रेजेंट किया गया है, ए वेक्टर, जो कि एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है। ओके एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है। तो ये जो हमारे पास ए वेक्टर है, इसका कुछ कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में भी होगा एंड कुछ कंपोनेंट वाई डायरेक्शन में भी होगा। तो इस ए वेक्टर का कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में हम एज्यूम कर रहे हैं कि ए एक्स है, एंड वाई डायरेक्शन में उसका कुछ कंपोनेंट हम एज्यूम कर रहे हैं ए वाई डायरेक्शन में है। आई होप ये सिनेरियो क्लियर होगा। कोई वेक्टर ए दे रखा है जो एक्स के साथ थीटा एंगल में है, उस वेक्टर में बिकॉज ये जो पॉइंट होगा, मान लो 4,3 आया, मान लो, ठीक है, तो ये 4 कहां पर है, एक्स एक्सिस पे, एंड ये 3 कहां पर है, वाई एक्सिस पे। तो इस वेक्टर ए का कुछ कंपोनेंट एक्स एक्सिस पे होगा एंड कुछ कंपोनेंट वाई एक्सिस पे होगा। तो यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है कि एक्स एक्सिस पे क्या कंपोनेंट है एंड वाई एक्सिस पे क्या कंपोनेंट है, एंड इसी को ही कहते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। मतलब किसी वेक्टर्स को डायरेक्शंस में तोड़ दिया जाए, एक्स वाई जेड डायरेक्शन में। किसी वेक्टर को ए एक्स, उसका मैग्नीट्यूड एक्स डायरेक्शन में, एंड एक्स डायरेक्शन को कैसे लिखेंगे हम, आई कैप में, प्लस ए वाई, उसका कंपोनेंट वाई डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन को जे कैप लिखते हैं, एंड फिर जेड डायरेक्शन में उसको के कैप लिखते हैं। बट यहाँ पर हम 2D में बात कर रहे हैं, एक्स वाई में। तो ए वेक्टर के 2 कंपोनेंट होंगे, एक एक्स एक्सिस पे एंड एक वाई एक्सिस पे। अब हमें ए एक्स एंड ए वाई को फाइंड आउट करना है। ओके सो अब ए एक्स एंड ए वाई को कैसे फाइंड आउट किया जाए, तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। ओके एंड कैसा ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। एंड जब भी राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म होता है तो हम ट्रिग्नोमेट्री यूज कर सकते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री में ए एक्स और ए के बीच में क्या रिलेशन होगा अगर ट्रिग्नोमेट्री को हम यूज किया जाए, एंगल ये है थीटा हमारा, सो ए हमारा हाइपोटेनियस हो गया, ये थीटा एंगल एक्स के साथ है, तो ये हमारा बेस हो गया, एंड ये लाइन किसके इक्वल है, ये लाइन किसके इक्वल है, जो रेड लाइन ड्रॉ करी है मैंने, ये इसके पैरेलल है, तो किसके इक्वल हो जाएगी, ये लाइन ए वाई जे कैप हो जाएगा, जो कि हमारा परपेंडिकुलर है। एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, एंड आप देख पा रहे होगे अगर वेक्टर के अकॉर्डिंग चले, ए एक्स को अगर हमने बेस माना है तो उसके हेड से ए वाई का टेल अटैच्ड है, तो ए वाई और ये हमारा क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर ए है। तो रिजल्टेंट वेक्टर ए किसके इक्वल हो गया, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, ये हमारा ए वेक्टर है। अब हमें ए एक्स एंड ए वाई की वैल्यू फाइंड करनी है।
एंड मैंने बताया उसके लिए हम ट्रिग्नोमेट्री यूज कर सकते हैं। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस किसके इक्वल होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है कॉस थीटा। यहां पर बेस क्या है मैग्नीट्यूड वाइज? बेस है हमारा ax एंड हाइपोटेनियस क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ a। मैग्नीट्यूड को कैसे लिखते हैं? दो डबल लाइंस के बीच में। तो ax की वैल्यू क्या आ गई? ax की वैल्यू आ गई a cos थीटा। ओके, सिमिलरली ay कर कैसे रिलेशन निकालेंगे? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस किसके इक्वल होता है? साइन थीटा के इक्वल। परपेंडिकुलर हमारा क्या है ay एंड हाइपोटेनियस क्या है हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ a, वो किसके इक्वल हो गया साइन थीटा की। सो ay किसके इक्वल हो गया साइन थीटा के इक्वल हो गया। तो हमने कंपोनेंट्स की वैल्यू फाइंड कर दी कि ax किसके इक्वल हो रहा होगा एंड ay किसके इक्वल होगा। बिकॉज थीटा एंगल एक्स एक्सिस के साथ बन रहा है तो ax इक्वल हो गया a cos थीटा एंड ay इक्वल हो गया a sin थीटा। सो ये हमने ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से कंपोनेंट में ब्रेक कर दिया है। एंड वेक्टर को कंपोनेंट्स में ब्रेक करना ही रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कहलाता है। सो ये आई गेस समझ में आ गया होगा कि कैसे आया है। अब हम आगे चलते हैं। अब याद करो ax क्या आया था हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ a cos थीटा एंड ay क्या आया था हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ a sin थीटा। एंड हम रिलेशन जानते हैं क्या cos और sin के बीच में क्या रिलेशन होता है पाइथागोरस से? बिकॉज 90 डिग्री का ट्रायंगल बन रहा है। cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब cos एंड sin की वैल्यू यहां पर डाल दो एंड उसको डालने के बाद सिंप्लीफाई करोगे तो आपको पाइथागोरस थ्योरम से ये रिजल्ट आ जाएगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ a किसके इक्वल होगा x कॉम्पोनेंट का स्क्वायर प्लस y कॉम्पोनेंट का स्क्वायर। और a बिकॉज रिजल्टेंट वेक्टर था a वेक्टर हमारा ax i कैप प्लस ay j कैप के इक्वल था। तो a वेक्टर हमारा क्या है रिजल्टेंट वेक्टर है। तो रिजल्टेंट वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, अगर आपको कंपोनेंट्स दे रखे हैं तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x कॉम्पोनेंट का स्क्वायर प्लस y कॉम्पोनेंट का स्क्वायर। अब आपको अगर ये एंगल थीटा फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड हमने फाइंड कर लिया, अब ये एंगल थीटा फाइंड करना है तो इसको कैसे फाइंड करोगे? यहां से हम फाइंड करेंगे, हमें ax और ay पता है तो हम क्या कर रहे हैं साइन अपॉन ay अपॉन ax कर दे रहे हैं। ay अपॉन ax करेंगे तो ay किसके इक्वल है मैग्नीट्यूड ऑफ a साइन थीटा एंड ax किसके इक्वल है मैग्नीट्यूड ऑफ a cos थीटा। कैंसिल आउट एंड साइन अपॉन cos किसके इक्वल होता है tan थीटा। सो थीटा किसके इक्वल हो जाएगा थीटा इक्वल हो जाएगा tan इनवर्स ay अपॉन ax। तो एंगल अगर फाइंड करना है तो उसको ऐसे फाइंड किया जा सकता है। और एंगल को यहां पर हम क्या बोलेंगे डायरेक्शन बोलेंगे कि कितने डिग्री पे है, फिर उसके अकॉर्डिंग डायरेक्शन डिसाइड हो जाएगी हमारा। तो डायरेक्शन को ऐसे फाइंड किया जाएगा, मैग्नीट्यूड को इस फॉर्मूले से फाइंड किया जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। अब मान लो हमारे पास दो वेक्टर है। ए वेक्टर ऐसा है जिसको ax i कैप प्लस ay j कैप लिख सकते हैं एंड बी वेक्टर ऐसा है कि bx i कैप प्लस by j कैप लिख सकते हैं। मतलब हमने वेक्टर को कंपोनेंट फॉर्म में ब्रेक कर दिया। तो ये हमारा a वेक्टर, ये हमारा b वेक्टर एंड ये हमारा रिजल्टेंट r वेक्टर। r वेक्टर किसके इक्वल हो जाएगा a वेक्टर प्लस b वेक्टर के। तो ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है
और रिजल्टेंट को भी हमने कंपोनेंट्स में तोड़ दिया इस तरीके से। तो अब सारे कंपोनेंट्स की वैल्यू रख देते हैं इस इक्वेशन में। तो आर वेक्टर को मैं क्या लिख सकती हूँ, आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप किसके इक्वल हो जाएगा अगर ए वेक्टर की वैल्यू कंपोनेंट्स में लिख दी तो, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। अब बी वेक्टर को लिख देते हैं हम, प्लस बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप। अब क्या करते हैं, आई कैप वाले को एक साथ ले लेते हैं एंड जे कैप वाले को एक साथ ले लेते हैं। आई कैप वाले को एक साथ ले रहे हैं हम एंड जे कैप वाले को एक साथ ले रहे हैं। सो ए एक्स प्लस बी एक्स आई कैप प्लस ए वाई प्लस बी वाई जे कैप किसके इक्वल है, आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप। अब आई कैप एंड जे कैप को कंपेयर करें तो उनके जो कोफिशिएंट्स होंगे वो इक्वल हो जाएंगे। इसका मतलब ये कि आर एक्स इक्वल हो जाएगा ए एक्स प्लस बी एक्स एंड आर वाई इक्वल हो जाएगा ए वाई प्लस बी वाई। तो एडिशन में कंपोनेंट ऐड हो जाते हैं, ओके। एंड आर एक्स एंड आर वाई को हम कंपोनेंट से फाइंड आउट कर सकते हैं। बट अभी तक हमने क्या एक सिनेरियो लिया है कि ए ऐसे टूट जा रहा है, बी ऐसे टूट जा रहा है, रिजल्टेंट वेक्टर हमारा ए प्लस बी है एंड आर वेक्टर को हमने कंपोनेंट में ऐसे तोड़ दिया। तो आर एक्स एंड आर वाई की हम इजिली वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं ए एंड बी की टर्म्स में। अब आगे चलते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। तो जैसे मैग्नीट्यूड ऑफ ए था उसका फॉर्मूला क्या था, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। ऐसे ही मैग्नीट्यूड ऑफ आर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर और डायरेक्शन थीटा किसकी इक्वल हो जाएगा, वाई कॉम्पोनेंट डिवाइडेड बाय एक्स कॉम्पोनेंट। और अगर रिजल्टेंट वेक्टर को आर वेक्टर को एक्सप्रेस करना हुआ कॉम्पोनेंट के फॉर्म में तो आर वेक्टर किसकी इक्वल हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ आर कॉस थीटा, ये तुम्हारा आर एक्स है, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वाई, ठीक है, जे कैप, ये हमारा आर वाई है। तो ये रिजल्टेंट वेक्टर का एक्सप्रेशन है, कुछ नहीं किया है, वही सेम चीज हमने जो पहले सीखी थी उसको अब रिजल्टेंट वेक्टर्स में लगा दिया है, ओके। सो अब हम आ जाते हैं अपने पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में। ये एक वेक्टर ए है, ये दूसरा वेक्टर बी है, तो ये बी वेक्टर इसके इक्वल है क्योंकि पैरेलल है एंड पैरेलल वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में, मैग्नीट्यूड सेम है बिकॉज पैरेललोग्राम फॉर्म हो रहा है। तो ये बी वेक्टर है, ये ब्लू लाइन हमारा रिजल्टेंट वेक्टर्स है। तो इस रिजल्टेंट वेक्टर को ए बी के टर्म्स में कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है उसका यहाँ पर फॉर्मूला है। सबसे पहले तो रिजल्टेंट वेक्टर होता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अभी जो मैंने पहले जितने भी स्टेप्स समझाए, अगर आपको उतना लंबा प्रोसीजर फॉलो नहीं करना है और एक सिंपल फॉर्मूले में आपको आंसर चाहिए तो उसका आंसर है ये। अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में थीटा एंगल फॉर्म हो रहा है, दो वेक्टर्स के बीच में थीटा एंगल फॉर्म हो रहा है एंड दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर, तो रिजल्टेंट वेक्टर इक्वल हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। इसका कंप्लीटली डेरिवेशन है बट हमें उसकी जरूरत नहीं है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, जिसे कोसाइन लॉ भी कहा जाता है कि अगर ये ए वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर बी है, इनके बीच में कोई थीटा एंगल बन रहा है, रिजल्टेंट वेक्टर ये है, तो इस रिजल्टेंट वेक्टर को ए बी की टर्म्स में कैसे कैलकुलेट किया जाए, तो उसका फॉर्मूला है ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा।
यहाँ पर cos थीटा टर्म एक्स्ट्रा आ रहा है a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले में, और सब स्क्वायर रूट के अंदर है। ओके, अगर ये ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है और आपको एंगल्स चाहिए कि ये एंगल कितना है, ये एंगल कितना है, या फिर थीटा एंगल कितना है, तो उसका फॉर्मूला है, यहां से आएगा लॉ ऑफ साइन से। याद करने का तरीका बहुत आसान है कि ए के सामने ट्रायंगल में कौन सा एंगल बन रहा है, बीटा बन रहा है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए डिवाइडेड बाय साइन बीटा। अब बी के सामने, बी वेक्टर के सामने कौन सा एंगल फॉर्म हो रहा है, बी वेक्टर के सामने है एंगल अल्फा, तो बी वेक्टर हो जाएगा, सेकंड आ जाएगा बी वेक्टर डिवाइडेड बाय साइन अल्फा। अब रिजल्टेंट के सामने वाला नहीं, रिजल्टेंट के बाहर की साइड कौन सा एंगल फॉर्म हो रहा है, वो है थीटा, तो इक्वल हो जाएगा रिजल्टेंट अपॉन साइन थीटा। अगर एंगल्स के बीच में रिलेशन चाहिए तो आपको लॉ ऑफ साइंस लगाने होंगे, एंड अगर वेक्टर्स के बीच में रिलेशन चाहिए तो आपको लॉ ऑफ कोसाइन लगाना होगा। ये फॉर्मूलेस हमें डायरेक्टली याद रखने हैं, और इसी को बोला जाता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। आई होप क्लियर होगा। सो अब कुछ क्वेश्चंस पे आ जाते हैं, एक दो क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें यूनिट वेक्टर फाइंड करना है और वेक्टर दे रखा है हमें v वेक्टर इक्वल्स टू 4i कैप माइनस 3j कैप। v वेक्टर हमें दे रखा है एंड हमें यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो यूनिट वेक्टर जिसको कैप से रिप्रेजेंट किया जाता है, उसका फॉर्मूला क्या था, वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। सो v कैप या यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होगा v वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ v वेक्टर। v वेक्टर क्या दे रखा है, 4i कैप माइनस 3j कैप। इसका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे, हमें x कंपोनेंट दे रखा है एंड हमें y कंपोनेंट दे रखा है। तो किसी वेक्टर का कंपोनेंट में अगर दे रखा है तो मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर। y कंपोनेंट -3 है, सो उसका स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 4i कैप माइनस 3j कैप, 16 प्लस 9 25 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज 5। तो v कैप आ गया, अगर 5 को स्प्लिट कर दूं, 4/5 i कैप माइनस 3/5 j कैप। तो ये यूनिट वेक्टर आ चुका है हमारा v वेक्टर का। v कैप हमने फाइंड आउट कर दिया है। तो ये क्लियर है कि अगर यूनिट वेक्टर हमें फाइंड करने को कहा जाए तो उसे कैसे फाइंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3, और ये आया है AIPMT 2010 में। एंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें 6 वेक्टर्स दे रखे हैं A से लेकर F तक, ये रहे वो वेक्टर्स ABCDEF, have the magnitude and direction indicated in the figure। So A मैग्नीट्यूड है एंड डायरेक्शन इस साइड है, B मैग्नीट्यूड है एंड डायरेक्शन डाउनवर्ड से, ओके, ऐसी सबकी डायरेक्शन डिफाइन कर रखी है। Which of the following statements are true? ओके, जब हमें बहुत सारे वेक्टर्स दे रखे हैं तो हमेशा रिजल्टेंट वाले फॉर्मूले पे आ जाना चाहिए कि अगर टेल के साथ हेड अटैच्ड है तो रिजल्टेंट वेक्टर ऐसा दिखता है R, जो कि A वेक्टर प्लस B वेक्टर है। तो अगर आपको ऐसे रिलेशन फाइंड करने हैं तो आपको ट्रायंगल फॉर्म करना होगा। ओके, एंड कैसे फॉर्म कर सकते हैं, अगर मान लो B को हमने E के साथ अटैच कर दिया तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। तो ये वेक्टर एडिशन में वर्क नहीं कर सकता बिकॉज टेल के साथ टेल अटैच हो रही है, हेड अटैच नहीं हो रहा है। मान लो B वेक्टर अगर रिजल्टेंट वेक्टर है हमारा, तो कोई दूसरा वेक्टर इस शेप में होना चाहिए, ऐसा कोई ऑप्शन में नहीं है, तो इसके साथ कोई रिलेशन नहीं फाइंड कर सकते हम। F वेक्टर के साथ आ जाते हैं, D वेक्टर कुछ ऐसा दिख रहा है, एंड C वेक्टर
ओके, इधर की साइड जा रहा है तो सी वेक्टर तो वर्क नहीं करेगा, रिजल्टेंट इधर है बिकॉज, बट ई वेक्टर को देखो वो इस साइड जा रहा है, एंड ये पैरेललोग्राम लॉ की तरह हो गया कि अगर ए वेक्टर इस साइड है, बी वेक्टर इस साइड है, तो रिजल्टेंट इस साइड भी हो सकता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक पैरेललोग्राम फॉर्म हो रहा है। तो एफ वेक्टर किसकी इक्वल होगा, एफ वेक्टर इक्वल होगा ई वेक्टर प्लस डी वेक्टर के। कोई ऑप्शन मैच कर रहा है अगर देखें हम, तो एफ वेक्टर किसकी इक्वल है, डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर के। सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सिंपली रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर का यूज करना था यहाँ पर। अब आगे चलते हैं। ओके, एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 4, एंड ये बहुत ही रिसेंट क्वेश्चन है, नीट 2023 मणिपुर में आया है। एंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें आर वेक्टर दे दिया है, द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय, आर वेक्टर दे दिया है वेयर टी इज द टाइम और आर मीटर्स में है। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन फाइंड करना है वेलोसिटी का एट t इक्वल टू 1 सेकेंड रिस्पेक्टेड टू एक्स एक्सिस। आर वेक्टर हमें दे दिया है 4t i कैप प्लस 2t स्क्वायर j कैप प्लस 5k कैप। आपसे पहले वेलोसिटी पूछी है, देन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी पूछा है, एंड थीटा एंगल पूछा है एक्स एक्सिस के साथ। तो पहला स्टेप होगा वेलोसिटी कैलकुलेट करना। सो आर से वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या रिलेशन होता है? सो हम जानते हैं वेलोसिटी पोजीशन के साथ कैसे रिलेटेड है, डिफरेंशिएशन विद टाइम। वेलोसिटी इक्वल है dr बाई dt। आर हमें ये दे रखा है तो उसका डिफरेंशिएट कर देते हैं हम डायरेक्टली। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 4 एज इट इज, t का डिफरेंशिएशन 1 i कैप, 2 एज इट इज, t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t j कैप, एंड 5 का डिफरेंशिएशन, यहाँ पर कोई t कॉम्पोनेंट नहीं है तो 0 k कैप। मतलब हमारे पास आया 4 i कैप प्लस 4 t j कैप, v वेक्टर है हमारे पास। अब टाइम इक्वल टू 1 सेकेंड पे v वेक्टर कैसा दिखेगा, t की जगह 1 पुट कर देंगे, 4 i कैप प्लस 4 j कैप। मैग्नीट्यूड ऑफ v किसके इक्वल हो जाएगा फिर, स्क्वायर रूट ऑफ x कॉम्पोनेंट का स्क्वायर जो कि हो जाएगा 4 स्क्वायर प्लस y कॉम्पोनेंट का स्क्वायर विच इज ऑल्सो 4 स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो किसकी इक्वल आ जाएगा, सॉल्व करो एंड स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो ये इक्वल आ जाएगा 4√2 मीटर पर सेकेंड के। करेक्ट। तो ये हमारा मैग्नीट्यूड आ चुका है। तो अगर मैग्नीट्यूड वाइज देखा जाए तो ये दोनों ऑप्शन कैंसिल हो गए हैं बिकॉज मैग्नीट्यूड आया हमारा 4√2, तो ए और बी में से कोई सा होगा आंसर। अब नेक्स्ट चीज तो पूछिए डायरेक्शन, मतलब हमसे एंगल थीटा पूछा है, एंड हम जानते हैं टेन थीटा किसकी इक्वल था, टेन थीटा इक्वल था वाई एक्सिस की मैग्नीट्यूड पे एंड देन एक्स एक्सिस की मैग्नीट्यूड का डिवीजन। तो वी वाई किसकी इक्वल है, वी वाई इक्वल है 4 के, यहां से देखिए। सो वी वाई इक्वल है 4, वी एक्स इक्वल है 4, सो टेन थीटा इक्वल है 1 के। अब ट्रिग्नोमेट्री में 10 पर किस डिग्री पे 1 वैल्यू आती है, थीटा की क्या वैल्यू होनी चाहिए कि tan थीटा 1 हो जाए। वेल दो ही ऑप्शन है, तो tan 45 कितना होता है, tan 45 1 होता है, एंड tan 60 याद है किसके इक्वल होता है, √3 के इक्वल होता है, और हमारे यहाँ पर tan थीटा 1 है तो इसका मतलब ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन में मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों पूछा था, हमने उसको कैलकुलेट कर लिया है, एंड अच्छा क्वेश्चन था एंड बहुत रीसेंट क्वेश्चन है, पिछले साल ही आया है। सो अब आगे चलते हैं।
आगे हम पढ़ेंगे दो टाइप के प्रोडक्ट्स के बारे में जो वेक्टर में होते हैं। एक होता है स्केलर प्रोडक्ट और एक होता है वेक्टर प्रोडक्ट। तो सबसे पहले हम स्केलर प्रोडक्ट को पढ़ेंगे जिसे डॉट प्रोडक्ट भी कहा जाता है। एंड डॉट प्रोडक्ट क्यों? बिकॉज इसे डॉट से ही रिप्रेजेंट किया जाता है। तो मान लो एक वेक्टर ए ऐसे है एंड दूसरा वेक्टर बी ऐसे है। ओके, वेल इस सिनेरियो को देख के आपके दिमाग में एकदम से रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला याद आ गया होगा कि वो इक्वल होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। बट अभी रिजल्टेंट के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि a डॉट बी किसके इक्वल होगा। अगर हमें एंगल फाइंड करना है, ये थीटा एंगल, ओके, इन दो वेक्टर्स के बीच में, तो उसको जब भी फाइंड आउट करना होता है तो हम जनरली डॉट प्रोडक्ट का यूज करते हैं। एंड डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है ये कि a डॉट बी इक्वल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b cos थीटा। ओके, डॉट प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट होता है बिकॉज कोई भी वेक्टर एसोसिएटेड नहीं है। किसी भी दो वेक्टर का डॉट करने के बाद फाइनल आंसर इज अ स्केलर। ओके, एंड एंगल यूज करते टाइम हमें डॉट प्रोडक्ट की जरूरत पड़ती है। एंड फिजिक्स में बहुत सारी क्वांटिटी होती है जो अब डॉट प्रोडक्ट के साथ रिप्रेजेंट करी जाती है, जैसे कि एनर्जी। एनर्जी को हमेशा F डॉट डी लिखा जाता है। एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, बट दो वेक्टर का डॉट एक स्केलर क्वांटिटी आ रही है। ओके, सो डॉट प्रोडक्ट का ऐसे यूज किया जाता है। डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला हमें पता चल गया है। इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि a डॉट बी हमेशा b डॉट a के इक्वल होगा, क्योंकि b डॉट a किसके इक्वल होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b cos थीटा। इसको ऐसे लिखो या b डॉट a लिखो, एक ही चीज हुई। सो ये प्रॉपर्टी हमेशा होल्ड करती है। डॉट प्रोडक्ट की हमें जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी के बारे में जानना है वो ये है कि अब IG के कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट कैसे वर्क करता है एंड ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी क्या होती है, इसको समझना है। तो सबसे पहले हम यूनिट वेक्टर्स पे आ जाते हैं। एक्स वाई जेड, एक्स एक्सिस को आई कैप से दिखाया जाता है, वाई एक्सिस को जे कैप से एंड जेड एक्सिस को के कैप से। तो डॉट प्रोडक्ट में एक्स डायरेक्शन मतलब आई का डॉट आई के साथ ही किया जाए तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? आई डॉट आई का मैग्नीट्यूड इंटू सेकेंड आई का मैग्नीट्यूड। और बिकॉज आई का डॉट आई के साथ कर रहे हैं, दोनों यूनिट वेक्टर है, तो दोनों की डायरेक्शन सेम होगी। एंड दोनों की डायरेक्शन सेम होगी तो इनके बीच में एंगल कितना होगा? 0 डिग्री। आई का मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा बिकॉज यूनिट वेक्टर है। दूसरे आई का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। एंड cos 0 कितना होता है? cos 0 1 होता है। सो आई डॉट आई 1 के इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली जे डॉट जे 1 के इक्वल होगा एंड के डॉट के 1 के इक्वल होगा। पहली चीज तो हमें ये याद रखनी है। अब नेक्स्ट, अगर आई का एक्स एक्सिस की डायरेक्शन का डॉट वाई एक्सिस की डायरेक्शन जे कैप के साथ कर लूं मैं, तो आई डॉट का मैग्नीट्यूड, जे डॉट का मैग्नीट्यूड एंड आई एंड जे के बीच में एंगल कितना बन रहा है? एंगल बन रहा है 90 डिग्रीज, बिकॉज ये एक्सिस हैं, इनके बीच में एंगल 90 डिग्री होता है हमेशा। तो आई का मैग्नीट्यूड, जे का मैग्नीट्यूड cos 90 डिग्री, आई का मैग्नीट्यूड 1 आएगा, जे का मैग्नीट्यूड 1 आएगा। cos 90 कितना होता है? cos 90 होता है 0। सो आई डॉट जे 0 हो जाएगा। सिमिलरली आई डॉट के 0 हो जाएगा, जे डॉट के भी 0 हो जाएगा। तो सेम के साथ डॉट प्रोडक्ट 1 आता है एंड डिफरेंट के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 आता है। एक तो ये प्रॉपर्टी बहुत अच्छी तरीके से याद करनी है, ध्यान रखना है, बिकॉज अब डॉट प्रोडक्ट हम सॉल्व करेंगे
मान लो आपके पास एक वेक्टर ए है, ए एक्स आई कैप, हाँ, प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, एंड आपके पास दूसरा वेक्टर बी है, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, एंड आपको ए डॉट बी करना है, मतलब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेना है। तो आपका डॉट प्रोडक्ट कैसे लोगे, ए और बी को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ए एक्स बी एक्स आ जाएगा, फिर आई डॉट आई होगा, फिर आप सेकंड टर्म क्या करोगे, ए एक्स की मल्टीप्लाई बी वाई के साथ कर रहे होगे, ए एक्स बी वाई एंड देन आई डॉट जे होगा। तो मैं अभी इतना ही कर रही हूँ। आई डॉट आई हमेशा 1 आएगा एंड आई डॉट जे हमेशा 0 आएगा। तो इससे हमने पैटर्न समझ लिया है कि सेम डायरेक्शन वाले मल्टीप्लाई हो सकते हैं, बट जो डिफरेंट डायरेक्शन है उनका मल्टीप्लीकेशन हमेशा 0 आएगा। तो सिंपली अगर हमें ए डॉट बी फाइंड करना होगा तो एक्स की मल्टीप्लाई हम सिंपली एक्स के साथ कर लेंगे, तो ए एक्स बी एक्स आ जाएगा, बिकॉज ए एक्स बी वाई आई डॉट जे कर रहे होंगे 0 हो जाएगा, ए एक्स आई कैप बी वाई बी जेड के कैप इनका भी डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा, सो ए एक्स बी एक्स हो जाएगा, सिमिलरली ए वाई बी वाई हो जाएगा एंड ए जेड बी जेड हो जाएगा। तो ये सिंपली डॉट प्रोडक्ट का आंसर आ जाएगा। तो आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, सिर्फ एक्स कॉम्पोनेंट की मल्टीप्लीकेशन एक्स कॉम्पोनेंट के साथ, वाई की मल्टीप्लीकेशन वाई के साथ एंड जेड की मल्टीप्लीकेशन जेड के साथ डॉट प्रोडक्ट करते टाइम। ओके, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। एंड सेकंड प्रॉपर्टी इज ऑर्थोगोनैलिटी। इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो ऑर्थोगोनल का मतलब होता है परपेंडिकुलर होना, मतलब कि दो वेक्टर एक दूसरे के साथ 90 डिग्रीज पे है। दो वेक्टर जब भी 90 डिग्री पे होंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 आता है, स्केलर। ओके, कैसे, फॉर्मूला याद करो, ए डॉट बी को कैसे लिख सकते हैं हम, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा, एंड यहाँ पर एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्रीज। दोनों वेक्टर कैसे हैं, ऑर्थोगोनल, एंड कॉस 90 कितना होता है 0। सो हमेशा डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा 90 आएगा अगर ए बी एक दूसरे के ऑर्थोगोनल या परपेंडिकुलर है। तो ऑर्थोगोनल वर्ड से आपको पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है, एंगल 90 डिग्रीज बन रहा है। तो दिस इज ऑल अबाउट ऑर्थोगोनैलिटी इन डॉट प्रोडक्ट। अब इसी चीज पे बहुत क्वेश्चन आ रखे होते हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन है AIPMT 2015 का। एक वेक्टर ए दे दिया है, cos ओमेगा टी आई कैप sin ओमेगा टी जे कैप, एंड सेकंड बी वेक्टर हमें दे रखा है cos ओमेगा टी आई कैप प्लस sin ओमेगा टी जे कैप आर दी फंक्शन ऑफ टाइम। ओके, टाइम के फंक्शन है। देन द वैल्यू ऑफ टी की वैल्यू फाइंड करनी है एट विच दे आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। तो यहाँ पर ऑर्थोगोनल वर्ड यूज किया है। अगर आपको पता ही नहीं होगा कि ऑर्थोगोनल क्या है तो आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं कर सकते। तो अभी हमने जान लिया कि ऑर्थोगोनल का मतलब क्या है, कि दोनों वेक्टर एक दूसरे के साथ क्या है 90 डिग्रीज पे हैं। इसका मतलब क्या, इन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। तो हम क्या करते हैं, सिंपली दोनों का डॉट 0 रख देते हैं एंड सिंप्लीफाई करके टी की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो ए वेक्टर दे रखा है हमें cos ओमेगा टी आई कैप प्लस sin ओमेगा टी जे कैप, डॉट लेना है हमें। ओके, बी वेक्टर दे रखा है हमें cos ओमेगा टी बाई 2 आई कैप प्लस sin ओमेगा टी बाई 2 जे कैप, और ये 0 के इक्वल है। डॉट प्रोडक्ट में मैंने बताया कि एक्स कंपोनेंट का डॉट मतलब मल्टीप्लीकेशन एक्स कंपोनेंट के साथ करें एंड वाई कंपोनेंट का मल्टीप्लीकेशन वाई के साथ करें, बिकॉज आई डॉट आई 1 होता है। तो सिंपली cos ओमेगा टी बाई 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा
इजी हो गया हमारे लिए। सो cos ओमेगा टी मल्टीप्लाई बाय cos ओमेगा टी बाय 2 प्लस साइन ओमेगा टी, उसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी किसके साथ, साइन ओमेगा टी बाय 2 इक्वल्स टू 0। अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? कोई रिलेशन आपको दिख रहा है? cos a, अगर ओमेगा टी a है, cos b ओमेगा टी बाय 2 अगर b है, प्लस साइन a साइन b इक्वल्स टू 0। इसका फॉर्मूला बन रहा है ये बन रहा है cos a माइनस b का फॉर्मूला। सो इस रिलेशन से हम इसको लिख सकते हैं cos a क्या है हमारा, ओमेगा टी, b क्या है हमारा, ओमेगा टी बाय 2 हो गया इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, cos ओमेगा टी बाय 2 इक्वल्स टू 0। अब cos कितने डिग्रीज पे 0 के इक्वल आता है? आंसर है 90 डिग्री। cos 90 डिग्री 0 होता है। एंड 90 को यहाँ पर पाई की फॉर्म्स में लिख रखा है क्वेश्चन में, तो 90 को क्या लिख सकते हैं हम, 90 को क्या लिखते हैं, पाई बाय 2। तो अब सिंपली क्या करना है, हमें एंगल्स को कंपेयर कर देना है। तो एंगल को हमने कंपेयर किया तो क्या आया, ओमेगा टी बाय 2 इक्वल्स टू पाई बाय 2। तो यहां से टी की वैल्यू क्या आ गई, टी की वैल्यू आ गई पाई बाय ओमेगा। हमेशा याद रखना है एंगल्स को कंपेयर करना है, कभी ये मत कर देना कैंसिल, ये बहुत गलत होता है। ओके, ऐसे कभी भी करते नहीं है कैंसिल, बस कंपेयर किया जाता है। तो टी क्या आ गया, पाई बाय ओमेगा, विच इज सी ऑप्शन। ये क्वेश्चन कितना इजी था, कंप्लीटली हमें क्या करना था, कैलकुलेशन करना था। बट अगर हमें ऑर्थोगोनल का मतलब ही नहीं पता होता तो इस क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट ही नहीं कर पाते। ओके, तब आगे चलते हैं हम। आगे है लास्ट टॉपिक हमारा, विच इज वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट। एंड इसको थोड़ा समझना जरूरी होता है। मान लो एक वेक्टर है a एंड दूसरा वेक्टर है b, इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है, तो क्रॉस प्रोडक्ट एक c वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, जो कि होता है a क्रॉस b, जिसका फॉर्मूला होता है a वेक्टर इंटू b वेक्टर, ये डॉट नहीं है, ओके, ये मल्टीप्लाई है साइन थीटा। और अगर इस c वेक्टर की डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन n कैप है, इंटू n कैप। क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा एक दूसरे वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, एंड ये जो क्रॉस प्रोडक्ट में जो वेक्टर आता है वो इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है। मतलब a क्रॉस b परपेंडिकुलर होगा a वेक्टर के भी, एंड a क्रॉस b परपेंडिकुलर होगा b वेक्टर के भी। एंड क्रॉस प्रोडक्ट का अगर a क्रॉस b को मैं c बोल रही हूँ तो उसका फॉर्मूला होगा मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b। डॉट में कॉस आया था, क्रॉस में साइन आएगा, इंटू एन कैप वो डायरेक्शन। एंड अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो एन कैप की वैल्यू क्या होगी, 1 हो जाएगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट इसको रिप्रेजेंट करता है। एंड बिकॉज क्रॉस प्रोडक्ट से डायरेक्शन एसोसिएटेड है, क्योंकि क्रॉस करने के बाद एक वेक्टर आ रहा है, तो ए क्रॉस बी किया आपने तो आपको क्या मिल रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में एक सी वेक्टर मिल रहा है। अगर आप बी क्रॉस ए कर रहे होते, अगर मैं बी क्रॉस ए कर रहे होते, इस साइड जा रहे होते, तो आपको सेम मैग्नीट्यूड का उल्टी डायरेक्शन में दूसरा वेक्टर मिल जाता। क्रॉस प्रोडक्ट में ध्यान रखना होता है कि आप कैसे क्रॉस कर रहे हो, ए क्रॉस बी कर रहे हो या बी क्रॉस ए कर रहे हो। ओके, इस चीज का ध्यान रखना है। तो अगर आपने ए क्रॉस बी किया मतलब आप काउंटर क्लॉकवाइज गए, काउंटर क्लॉकवाइज, तो आपको अपवर्ड डायरेक्शन में आपका वेक्टर मिल गया ए क्रॉस बी। अगर आप बी क्रॉस ए कर रहे होगे मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहे होगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो आपको डाउनवर्ड डायरेक्शन में दूसरा वेक्टर मिल रहा है विथ अ नेगेटिव साइन।
ओके, अगर मैं नेगेटिव हटाऊंगी तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपको वो वेक्टर मिल गया है ए क्रॉस बी। ओके, सो दिस इज अबाउट क्रॉस प्रोडक्ट। अब यूनिट वेक्टर्स में देखते हैं क्रॉस कैसे होता है। तो उसके लिए आपको ये डायग्राम याद रखना है कि आई जे के को ऐसे लिख देना है एंड किस डायरेक्शन में घुमाना है, हमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना है। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे तो आई क्रॉस जे के कैप के इक्वल आ जाएगा। बट अगर इस क्लॉकवाइज डायरेक्शन के आप उल्टा गए, जे क्रॉस आई माइनस के कैप के इक्वल हो जाएगा। आई क्रॉस जे के कैप के इक्वल, बट अगर हम उल्टा गए तो जे क्रॉस आई माइनस के कैप के इक्वल। सिमिलरली अगर आप जे क्रॉस के करोगे तो आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हो तो आपको आई कैप मिल जाएगा। बट आप अगर के क्रॉस जे कर रहे होगे तो आपको माइनस आई कैप मिल रहा होगा। ओके, पेयर्स बन रहे हैं। एंड थर्ड पेयर है के क्रॉस आई करोगे तो जे कैप आएगा एंड आई क्रॉस के करोगे तो माइनस जे कैप आ जाएगा। तो यहां पर देख रहे हो सिमिलर वाले। ओके, अगर आप आई का क्रॉस आई के साथ कर रहे होगे या जे का क्रॉस जे के साथ, के का क्रॉस के साथ, वो हमेशा हमें 0 देगा। तो डॉट प्रोडक्ट में क्या हो रहा था, सिमिलर वाले हमें 1 दे रहे थे एंड डिफरेंट वाले हमें 0 दे रहे थे। यहाँ पर सिमिलर वाले का क्रॉस 0 हो जाएगा एंड डिफरेंट वाले का क्रॉस इस डायग्राम के अकॉर्डिंग चलेगा। आई जे के लिखना है और उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको घुमाना है। तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, डिफाइन हो जाएगी। ऑल राइट, ये चीज आपको याद रखनी है अच्छी तरीके से। तो अब हम आगे चलते हैं। ओके, मैंने यही बताया कि अगर ए क्रॉस बी कर रहे हो तो आपको डायरेक्शन अपवर्ड मिलेगा। बट अगर आप बिल्कुल उल्टा कर रहे हो, बी क्रॉस ए कर रहे हो, तो आपको दूसरी डायरेक्शन में वेक्टर मिलेगा और उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा एक माइनस साइन के साथ। अगर ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन की बात करें तो ए क्रॉस बी, ए वेक्टर बी वेक्टर, इनका क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा एक पैरेललोग्राम के एरिया को रिप्रेजेंट करता है, डिनोट्स द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो ए क्रॉस बी करके अगर आप उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करोगे तो वो हमेशा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम को डिफाइन करेगा जो ए वेक्टर एंड बी वेक्टर मिलके बना रहे हैं। ओके, तो ये वेक्टर का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है। एंड अगर इन दोनों को फ्लिप कर दिया जाए तो डायरेक्शन चेंज हो जाता है। ये थोड़ी इंफॉर्मेशन वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में। अब वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व कैसे करते हैं। मान लो अगर आपको कोई ए वेक्टर गिवन है, a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप, एंड आपको दूसरा वेक्टर गिवन है बी वेक्टर b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस b3 के कैप, एंड आपको परफॉर्म करना है a क्रॉस b। तो कैसे करोगे, तो हम अपने पहले तो इस सर्कल पे आ जाते हैं आई जे के। सो ए और बी को मल्टीप्लाई किया एंड आई क्रॉस आई किया, तो सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है, तो ये तो टर्म 0 हो जाएगी। a1 इंटू b2 किया, आई क्रॉस के किया, तो आई क्रॉस जे के कैप दिलाएगा, तो हमें मिलेगा a1 b2 के कैप। अब a1 को b3 के साथ मल्टीप्लाई किया, आई क्रॉस के कर रही हूं मैं, मतलब इस डायरेक्शन में जा रही हूं, आई क्रॉस के, तो मुझे मिलेगा माइनस a1 b3 जे कैप। सिमिलरली अब मेरे को a2 के साथ परफॉर्म करना पड़ेगा, a2 b1 का क्रॉस, मतलब जे क्रॉस आई कर रही हूं मैं, जे क्रॉस आई मुझे देगा माइनस के कैप। तो a2 b1 माइनस के कैप। अब मैं जे के साथ ही करूंगी तो ये तो 0 दे देगा बिकॉज सेम है। a3 b3 जे क्रॉस के आई कैप देगा मुझे, a2 b3 आई कैप। अब a3 के साथ भी सिमिलर परफॉर्मेंस परफॉर्म करूंगी, तो k क्रॉस आई
k क्रॉस i j कैप देगा. सो A3 B1 j कैप. आई होप क्लियर हो रहा होगा ये कैसे सॉल्व किया जा रहा है. k क्रॉस j माइनस i कैप देगा बिकॉज हम उल्टी डायरेक्शन में जा रहे हैं. तो माइनस A3 B2 i कैप. तो या तो आप पूरा मैनुअली ऐसे परफॉर्म करो. ओके, ये जो आई है हमारे पास ये A क्रॉस B आ गया है. या तो मैनुअली आप हर बार ऐसे परफॉर्म करो, या फिर इसका दूसरा तरीका है सॉल्व करने का, डिटर्मिनेंट्स की हेल्प ले लो. ओके, A क्रॉस B इस डिटर्मिनेंट के मैग्नीट्यूड को शो करेगा. तो सबसे पहले हम I J K लिख देंगे. A के कॉम्पोनेंट लिख देंगे XYZ डायरेक्शन में, जो कि ये A1 A2 A3. B के कॉम्पोनेंट लिख देंगे B1 B2 B3 एंड फर्स्ट रो को एक्सपेंड कर देंगे. अब इसको एक्सपेंड करने का तरीका क्या होता है? एक्सपेंड करने का तरीका ये होता है कि इनके साथ हमेशा एक साइन एसोसिएटेड होता है. इसके साथ एसोसिएट होता है पॉजिटिव, इसके साथ एसोसिएटेड होता है नेगेटिव और इसके साथ एसोसिएटेड होता है पॉजिटिव. तो हम क्या करेंगे, पहले पॉजिटिव आई कैप लिखेंगे, फिर इन टर्म्स को हाइड कर देंगे. इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करेंगे विथ अ माइनस साइन. तो हमें मिलेगा A2 B3 नेगेटिव A3 B2. ऑल राइट. अब ये किसके बारे में था? ये इसके बारे में था. अब J के बारे में बात करते हैं. J के साथ क्या साइन एसोसिएटेड है? माइनस. सो माइनस J कैप. अब J के लिए हम क्या करेंगे, इस पार्ट को हाइड कर देंगे. इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करेंगे विथ अ माइनस साइन. सो A1 B3 माइनस A3 B1. ओके, ये J के लिए था. अब नेक्स्ट K की बात आ जाती है. K के साथ क्या साइन एसोसिएटेड है? पॉजिटिव. सो पॉजिटिव K कैप. अब K वाले पार्ट को हाइड करेंगे. सो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी विथ अ नेगेटिव साइन. A1 B2 माइनस A2 B1. अगर आप डिटर्मिनेंट सॉल्व करने सीख गए तो आपको रियलाइज होगा कि इस तरीके से मैनुअली क्रॉस करने से ज्यादा आसान डिटर्मिनेंट सॉल्व करने से है. तो इस मेथड को सीख लीजिए कि कैसे डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में ये बहुत ज्यादा काम आने वाला है. सो ये था कि कैसे क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड किया जाए जब हमें कंपोनेंट्स दे रखे होते हैं. सो यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट होता है. अब हम 2-3 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे प्रीवियस ईयर. जैसे कि ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6. एंड क्वेश्चन क्या है कि हमें फोर्स दे रखा है और 2 पॉइंट दे रखे हैं. इसको R1 मान लेते हैं एंड इसको R2 मान लेते हैं गिवन. तो हमें मूवमेंट ऑफ फोर्स, जिसको इनर्शिया बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है R क्रॉस F, इसको फाइंड आउट करना है. तो इस क्वेश्चन से आपको पूरा वेक्टर समझ में आ जाएगा, क्योंकि हम पहले R फाइंड कर रहे होंगे, देन क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कर रहे होंगे. तो इसको सॉल्व करते हैं. सबसे पहले तो R वेक्टर किसके इक्वल होगा? R वेक्टर इक्वल हो रहा होगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर. ओके, अगर पॉइंट्स गिवन है तो. ओके, अब R2 को कैसे लिखेंगे? उसका हमें मैग्नीट्यूड दे रखा है x डायरेक्शन में. सो R2 हो जाएगा 2i कैप. y डायरेक्शन में उसका मैग्नीट्यूड है -2, सो -2j कैप. z डायरेक्शन में उसका मैग्नीट्यूड है -2k कैप. इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है R1 से, एंड R1 ये है हमारा. x डायरेक्शन में उसका मैग्नीट्यूड है 2, सो 2i कैप. y डायरेक्शन में उसका मैग्नीट्यूड है 0, सो +0j कैप. एंड z डायरेक्शन में उसका मैग्नीट्यूड है -3, सो -3k कैप. इसको सिंप्लीफाई करते हैं. सो R वेक्टर इक्वल हो जाएगा 2 - 1 0i कैप, 2 - 0 -2j कैप, एंड -2 +3, सो +k कैप. R वेक्टर हमें मिल चुका है. F वेक्टर हमें पता है 4i कैप +5j कैप -6k कैप,
एंड हमें R क्रॉस F परफॉर्म करना है। तो कैसे होगा, R क्रॉस F कैसे निकलेगा? अगेन हम डिटर्मिनेंट की हेल्प लेंगे। ये I कैप हो जाएगा, ये J कैप, K कैप। पहले R के कंपोनेंट्स लिखेंगे। R के कंपोनेंट क्या है? 0, -2 एंड K के साथ क्या है? 1। अब F के कंपोनेंट्स लिखेंगे 4, 5, -6। अब क्रॉस प्रोडक्ट सॉल्व करना है, जैसे अभी मैंने बताया। तो साइन एसोसिएट जो होगा पहले वो लिखेंगे हम। तो I के साथ क्या है? साइन, प्लस क्या करेंगे? I वाले पार्ट को हाइड करेंगे और इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा। सो क्या होगा? 12 - 5। नेक्स्ट टर्म क्या होगी? J के साथ कौन सा साइन एसोसिएटेड है? नेगेटिव। तो नेगेटिव J कैप मल्टीप्लाई करेंगे। सो क्या आ जाएगा हमारे पास? 0 - 4। ओके, एंड अब K कैप के साथ क्या हो जाएगा? 0 माइनस प्लस 8। सिंप्लीफाई किया हमने। 7 + 4 + 8 K कैप। ओके, ऑप्शन में थोड़ी मिस्टेक है। ऑप्शन में सब कुछ प्लस में होना चाहिए था। तो 7I कैप + 4J कैप + 8 K कैप, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। सो ऑप्शन में प्रॉब्लम है। सो क्रॉस प्रोडक्ट करना सीखना था इस क्वेश्चन से, वो हमने सीख लिया है। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं नीट के पेपर में। सो क्रॉस प्रोडक्ट आप देख रहे हो कितना इंपॉर्टेंट है। अगेन अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको मैं कंप्लीटली सिंप्लीफाई नहीं करूंगी बट हिंट दे दूंगी। क्वेश्चन क्या है? टॉर्क फाइंड करना है। फोर्स दे दिया है, आर दे दिया है, बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? आर क्रॉस ए एफ। आर दे रखा है, एफ दे रखा है, क्रॉस प्रोडक्ट करना है, तो हमें क्या करना होगा? डिटर्मिनेंट यूज करना होगा। तो डिटर्मिनेंट क्या होगा? आई कैप, जे कैप, के कैप। आर वेक्टर क्या है? 7, 3, 1 एंड फोर्स क्या है? -3, 1, 5। क्रॉस प्रोडक्ट अभी करना मैंने सिखाया है, प्रीवियस क्वेश्चन में हमने यूज लिया था। सो इसको आप सॉल्व करेंगे एंड देखेंगे कि इसका में कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 7 था हमारे लिए। इसको सॉल्व कर लेना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर कोई भी डाउट हो तो साथी के क्वेरी सेक्शन पे जाके आप वो डाउट पूछ लेना। ओके, साथी ऐप के क्वेरी सेक्शन में जाके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 एंड ये क्वेश्चन नीट में भी आया हुआ है, नीट 2016। सो इस क्वेश्चन को देखते हैं। अगेन मैं हिंट देती हूँ आपको इसको कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन ये है, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर। ओके, तो हमें पहले दो वेक्टर एज्यूम कर लेते हैं कि एक वेक्टर हमारे पास P है एंड दूसरा वेक्टर हमारे पास Q है। तो क्वेश्चन में हमें क्या कह रखा है कि सम ऑफ टू वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सो सम ऑफ टू वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल है किसके? उन दोनों वेक्टर के डिफरेंस के। द एंगल बिटवीन दीज वेक्टर, आपको एंगल फाइंड करना है इन दोनों वेक्टर्स के बीच का। कैसे फाइंड कर सकते हैं हम एंगल? रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या था? अगर P + Q रिजल्टेंट है तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? √(p² + q² + 2pq cos थीटा। अगर P - Q भी रिजल्टेंट है तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? P² + -q² + 2 × -qp cos थीटा।
सिंप्लीफाई करना है एंड ये थीटा एंगल फाइंड करना है। चीजें कैंसिल आउट हो रही होगी। आप क्या करोगे, सबसे पहले स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। सो स्क्वायर करेंगे तो पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq cos थीटा। ये टर्म्स कैंसिल आउट, इसको इस साइड लेके आ जाते हैं। क्या हो जाएगा, 4pq cos थीटा इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या, cos थीटा 0 के इक्वल है। थीटा की किस वैल्यू पर cos 0 हो जाता है, वही इसका आंसर होगा। सो आंसर बताना कि इसका आंसर क्या होगा। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, इफ अ वेक्टर, ये हमें एक वेक्टर दे रखा है, इज परपेंडिकुलर टू दिस वेक्टर। मान लो हमें ए वेक्टर दे रखा है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 8k कैप एंड बी वेक्टर दे रखा है 4j कैप माइनस, ओके पहले आई लिखते हैं, तो क्वेश्चन ने हमारे साथ ट्रिक खेला। तो माइनस 4i कैप प्लस 4j कैप प्लस अल्फा k कैप। ए दे रखा है, बी दे रखा है और हमें कहा है कि ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो हमें वैल्यू अल्फा की फाइंड करनी है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम सिंपली a डॉट बी को 0 के इक्वल पुट कर देंगे, डॉट करेंगे एंड अल्फा फाइंड कर लेंगे। सो ये भी आप बताना कि इसमें से कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा होगा। थ्योरम क्या यूज करी है वो सब हमें क्लियर है, अब सिंपली वैल्यू डालना है एंड सॉल्व करना है। एंड अब हम अपने लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर कोई यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट हो रहा है इस तरीके से, तो हमें c की वैल्यू फाइंड करनी है। ऑलराइट, हमें कोई यूनिट वेक्टर दे दिया है 0.5i कैप प्लस 0.8j कैप प्लस c k कैप एंड हमें c की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यूनिट वेक्टर की प्रॉपर्टी क्या होती है, हमें वो पता होना चाहिए। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा 1 के इक्वल होता है, तो सिंपली मैग्नीट्यूड फाइंड करके 1 के इक्वल पुट कर देते हैं। मैग्नीट्यूड क्या होगा, 0.5 का स्क्वायर, x कॉम्पोनेंट का स्क्वायर, y कॉम्पोनेंट का स्क्वायर प्लस z कॉम्पोनेंट का स्क्वायर। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कंप्लीटली मैंने सॉल्व कर दिया है एंड मैच कर लेना कौन सा ऑप्शन आएगा। सो इस क्लास में डे 7 था ये हमारा, इसमें हमने कंप्लीटली स्टडी कर लिया है स्केलर एंड वेक्टर, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है हमारे लिए फिजिक्स के आगे के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अगले दिन अब हम स्टार्ट करेंगे काइनेमैटिक्स 2D के लिए। अभी तक हमने 1D कंप्लीट किया है, अब 2D के लिए देखेंगे। कोई डाउट हो तो साथी के क्वेरी सेक्शन पे आ जाना एंड आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। थैंक यू।